एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्त्रोतायो। ये स्पार्क सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था स्पार्क का एक ओवरव्यू, मेरे एक्सपीरियंसेस, स्पार्क का टॉपिक कैसे सिलेक्शन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रपोज़ल लिखना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और स्पार्क में किस प्रकार की मार्किंग स्कीम होती है। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। The proposal should be prepared in brief with the following sections: reference ID, title, introduction, objectives, methodology, implications, references। जो प्रपोज़ल हम बनाने वाले हैं उसमें रेफरेंस आईडी, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, इम्प्लीकेशन, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। इन सबको मैं डिटेल में आगे आगे एक्सप्लेन करूँगी। स्पार्क का जो प्रपोज़ल है वो आपको 2 वे में लिखना है। पहला, MS वर्ड में टाइप करके उसे PDF फॉर्मेट में सेव करके स्पार्क की वेबसाइट पे अपलोड करना है, और दूसरा डायरेक्टली स्पार्क की वेबसाइट पर ही लिखना है। जो आपके पास स्क्रीन विजिबल है वो स्पार्क की वेबसाइट का ही एक स्क्रीनशॉट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, इम्प्लीकेशन, जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए वही चीज़ यहाँ पे टाइप करनी है डायरेक्टली साइट पर। MS वर्ड में क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, बस हेडर्स में मतलब टॉप में आपको अपनी रेफरेंस आईडी मेंशन करनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। रेफरेंस आईडी, use the reference ID at the top of the proposal. Do not include any identifying information, example students or guide's name. Avoid contact details such as phone number or email addresses. This ensures unbiased and fair review of the proposal. Reference ID is generated automatically upon registration. रेफरेंस आईडी जब आप रजिस्टर करते हैं तब अपने आप ही जनरेट हो जाती है, ठीक है। जब आप MS वर्ड में अपना प्रपोज़ल टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पे हेडर्स में या टॉप पे रेफरेंस आईडी लिखी होनी चाहिए। पूरे प्रपोज़ल में आपके कहीं पर भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेम या आपके गाइड का नेम कहीं पर भी रिवील नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके प्रपोज़ल में रिवील नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी, फ़ोन नंबर या कोई भी आपने अपना नाम वगैरह दिया तो वो प्रपोज़ल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। टाइटल, the title should be novel, appropriate, short, and relevant to the research proposal. It must clearly reflect the central objectives of the study. The key variables should be easily identifiable to the reviewer. Limit the title to 25 words or fewer. जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। मतलब टाइटल पढ़ के ही पता चल जाना चाहिए कि आपका रिसर्च जो है किस पे होने वाला है। इंट्रोडक्शन, पर्पस, प्रोवाइड अ क्लियर रैशनल फॉर द स्टडी, हेल्प द रिव्यूअर अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। पर्पस में आपको लिखना है कि आपने ये जो रिसर्च का टॉपिक है क्यों सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक ओवरव्यू बताना है कि आप इस रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या निकालने वाले हैं, क्या क्या आपके एम रहेंगे। सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द स्टडी, जस्टिफाई वाई द टॉपिक इज़ वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग एंड इट्स रेलिवेंस। सिग्निफिकेंस में आपको ये लिखना है कि आपने ये वाला टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये यूज़फुल है, अगर है तो ये कैसे यूज़फुल है, इसका फ्यूचर में क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, और इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च क्यों होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंस के अंडर आएगी। डिफेंड द मॉडल,
Present a logical rationale for choosing the model or framework. Describe the reasoning or prior studies that led to this selection. आपको इसमें बताना है कि आपने यही मॉडल क्यों सेलेक्ट किया, आपने ऑब्जर्वेटरी स्टडी क्यों रखी, या फिर आपने इंटरवेंशनल स्टडी क्यों रखी, इस तरीके का मॉडल आपने क्यों चूज़ किया, इसके बारे में बताना है। और ये भी बताना है कि आपने ये टॉपिक जो सिलेक्ट किया या जो ये कॉन्सेप्ट सिलेक्ट किया, इसके पहले कोई रिसर्च हुई है इस पर, या आप इस वाले टॉपिक तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में भी आपको एक रीजनिंग प्रोवाइड करनी है। Experimental design. Briefly outline the research design or methodology used. Show how it effectively achieves the stated objectives. इसमें आपको मेथडोलॉजी का एक ओवरव्यू देना है, डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करना है, एक ओवरव्यू देना है। और इस पर यह भी बताना है कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं इस मेथडोलॉजी से, इन सब का एक ओवरव्यू देना है। नॉलेज गैप्स एंड इश्यूज़. Identify existing gaps in knowledge or evidence. Mention any controversies, inconsistencies, or inconclusive findings in earlier works. आपने जो ये रिसर्च टॉपिक चूज़ किया है, इसमें कुछ गैप है या कोई कंट्रोवर्सीज रह चुकी है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि या तो आप कंट्रोवर्सीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, या जो गैप रह गया है उसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बारे में आपको मेंशन करना है कि आपके ये वर्क में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। रेफरेंसेस. प्रोवाइड द इंट्रोडक्शन विथ रेलिवेंट, क्रेडिटेबल एंड रीसेंट सोर्सेज. इंश्योर एक्यूरेसी एंड प्रॉपर साइटेशन फॉर्मेट. जो रेफरेंसेस है वो आपको इंट्रोडक्शन में भी मेंशन करने हैं। रेफरेंसेस को नंबरिंग में मेंशन करना है, सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में। कैसे रेफरेंसिंग करनी है वो आगे की स्लाइड्स में मैं बताऊंगी। लेंथ. कीप द इंट्रोडक्शन कॉन्साइज एंड फोकस्ड विद इन 300 वर्ड्स. जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सिर्फ 300 वर्ड्स ही होने चाहिए। ये वर्ड लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो। 300 वर्ड्स से आप कम रख सकते हैं, पर 300 वर्ड्स से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। Objectives. The study should clearly specify the kind of knowledge it aims to explore. It must give a clear idea of what the research intends to describe, determine, identify, compare, confirm. जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका क्या मेन एम है, वो ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आता है। ऑब्जेक्टिव्स एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करता है कि आप क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं, या क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्राणायाम करने से हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, तो इसका एक डिस्क्रिप्शन, डिटरमाइन करना कि कौन कौन से फैक्टर्स के कारण हमारा कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है, आइडेंटिफाई करना, वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, एक कंपैरेटिव स्टडी कि प्राणायाम करने से या प्राणायाम नहीं करने से क्या डिफरेंस है, इन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी। फिर एक कंक्लूजन निकालना कि प्राणायाम करने से सच में कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, और अगर होता है तो कितना इम्प्रूव हो रहा है। इन सब को ऑब्जेक्टिव्स के अंडर रखते हैं। अ हाइपोथेसिस मे बी स्टेटेड वेयर एप्लीकेबल. हाइपोथेसिस मतलब प्राणायाम करने से कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर इम्प्रूव होता है, अगर आपको आंसर येस आ रहा है, आपके स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपकी हाइपोथेसिस करेक्ट है। पर अगर कंसंट्रेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, मतलब प्राणायाम करने से कंसंट्रेशन इम्प्रूव नहीं होता है, ये आपका कंक्लूजन निकलेगा। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, या कैसे ऑब्जेक्टिव्स में आपको लिखना है ना, तो उसका एक आइडिया बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट, अचीवेबल. द इंटायर सेक्शन शुड बी कंसाइज विद इन 100 वर्ड्स. जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि आप ये करने वाले हैं, आप ऐसा करने वाले हैं।
पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए और अचीवेबल होने चाहिए। आपको पता है कि स्पार्क में सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से रखने हैं जिससे 3 मंथ्स में आपका सारे चीज़ें कंप्लीट भी हो जाए और आपको रिजल्ट्स भी अच्छी तरह से मिले। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो माइलस्टोन्स की तरह है कि आपने क्या क्या अचीव किया है। आपको जैसे मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसके बारे में मैंने आपको जैसा बताया था, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आप 3 मंथ्स में आप डिवाइड करेंगे कि ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हमें पहले मंथ में कंप्लीट करना है, ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हमें नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स माइलस्टोन्स की तरह है रिसर्च के। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 3 मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो 3 मंथ्स में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस रिसर्च का। ठीक है, और 100 वर्ड्स के अंदर सारी चीज़ें हो जानी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स की। 100 वर्ड्स से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए। अब हम चलते हैं मेथडोलॉजी पर। टाइप एंड डिज़ाइन। स्पेसिफाई स्टडी टाइप, एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल, एंड जस्टिफाई चॉइस। आपको ये मेंशन करना है कि आपकी जो स्टडी है वो एक्सपेरिमेंटल है या ऑब्जर्वेटरी है, और ये भी मेंशन करना है कि आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ही क्यों चूज़ करी या ऑब्जर्वेटरी स्टडी ही क्यों चूज़ करी। पॉपुलेशन एंड सैम्पल। डिफाइन टारगेट ग्रुप, सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। टारगेट ग्रुप मतलब आप जो ये स्टडी करने वाले हैं वो कौन से ग्रुप पे करने वाले हैं। कोई एज स्पेसिफिक है या डिजीज़ स्पेसिफिक है या जेंडर स्पेसिफिक है, ये सारी चीज़ें टारगेट ग्रुप में आ जाती हैं। सैम्पल साइज़, आप जो पेशेंट ले रहे हैं या हेल्दी इंडिविजुअल्स ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, 30, 50, 100, वो सैम्पल साइज़ के अंडर आ जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब आप कौन से बेसिस पे उन्हें ले रहे हैं। आपके कुछ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होंगे कि आपको सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स लेने हैं, या अगर आप कोई दूसरे डिज़ीज़ पे कर रहे हैं तो वो उस डिज़ीज़ के अलावा कोई दूसरी मेडिकेशंस पर ना हो। ये सारी चीज़ें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाते हैं। इंटरवेंशन। डिस्क्राइब एनी अप्लाइड ट्रीटमेंट और प्रोसेस इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोसीजर इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है कि ये आपकी इंटरवेंशनल स्टडी तो नहीं है, और अगर है तो किस टाइप की इंटरवेंशनल स्टडी आप कर रहे हैं। आप कोई मेडिसिन दे रहे हैं या आप कोई पंचकर्मा का प्रोसीजर करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन में आ जाएगी। डेटा कलेक्शन। आउटलाइन मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर गैदरिंग डेटा। अब डेटा कलेक्शन में क्या आता है कि आप कौन से मेथड से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, आपके क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं उस डेटा कलेक्शन के। डेटा कलेक्शन में ये भी आ जाता है कि आप कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप कोई हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल का नाम, ठीक है। फिर आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर बीपी मशीन हो गया या स्टेथोस्कोप हो गया, और भी जो क्वेश्चनर्स यूज़ हो गए, तो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारे टूल्स का यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोसीजर के बारे में आप स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखेंगे कि पहले क्या करने वाले हैं, उसके बाद क्या करने वाले हैं। एक मेथड जैसे जैसे हम किसी रेसिपी को लिखते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे स्टेप वाइज अपने प्रोसीजर को लिखना है कि आप क्या क्या करने वाले हैं इस रिसर्च में। क्वालिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड पार्टिसिपेंट प्राइवेसी। आप अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं अपने स्टडी में तो एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप कोई भी डेटा फिल नहीं कर सकते रैंडमली, बहुत ध्यान से आपको डेटा फिल करना होगा, और पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना होगा। आप जो पेशेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप साइट पे अपलोड भी करते हैं फाइनल रिजल्ट्स तो पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करके ही करना है। पेशेंट की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेटा एनालिसिस। मेंशन सॉफ्टवेयर और टूल्स एंड स्टैटिस्टिक टेस्ट्स यूज्ड।
आप जब रिज़ल्ट्स लिखेंगे ना, तो उस रिज़ल्ट्स को निकालने के लिए क्या स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको मेंशन करना है। एथिकल कंसिडरेशन, ऑब्टेन अप्रूवल, कंसेंट एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी पेशेंट से या हेल्दी इंडिविजुअल से आप इंटरैक्ट करेंगे, उनका पहले कंसेंट होना ज़रूरी है। तो आपको एक कंसेंट फॉर्म प्रिपेयर करना है, उसमें उनके सिग्नेचर्स लेने हैं कि वो लोग आपके रिसर्च में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं, और इसको एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी आप उनकी मेंटेन करने वाले हैं। ये सब का एक कंसेंट फॉर्म आपको रेडी रखना है। आप मेथडोलॉजी में कंसेंट फॉर्म भी अटैच करके दे सकते हैं कि हाँ, आपने कंसेंट फॉर्म भी रेडी कर लिया है, ठीक है। अप्रूवल मतलब आप कहाँ से डेटा ले रहे हैं, मतलब जो हॉस्पिटल से आप पेशेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उधर से अप्रूवल होना चाहिए, वो चीज़ भी यहाँ पे अटैच होनी चाहिए। अभी इनिशियल स्टेज में ये सारी अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद जब आप रिसर्च शुरू करेंगे, तब शुरू करने से पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ लिख सकते हैं कि आप कहाँ से डेटा लेने वाले हैं, या आप मेंटेन करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी को, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। विद इन 800 वर्ड्स, ये सारे जो मेथडोलॉजी है वो 800 वर्ड्स के अंडर ही होने चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। Implications and future scope. Describe what is expected to be achieved or gained from the proposed research, can be expressed in terms of knowledge gained by the student, scientific advancement or contribution to the field, should highlight the future applicability and research scope of the study results. जो implications है उसमें ये mention होना चाहिए कि human welfare के लिए ये कैसे useful है, इन फ्यूचर इस पे क्या आगे फर्दर स्टडी हो सकती है, स्टूडेंट ने क्या नॉलेज गेन किया, जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आयुर्वेदा में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, किस तरह से वो यूज़फुल है, इसके बारे में सारा इम्प्लीकेशंस में आएगा, ठीक है। मस्ट बी कंसाइज एंड विद इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के अंडर ही इम्प्लीकेशंस होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वर्ड लिमिट का हर जगह ध्यान रखना, कोई भी वर्ड एक्सीड नहीं कर सकते। आप पीडीएफ में जो आप एमएस वर्ड में टाइप करने वाले हो ना, वहाँ पे तो अगर आप वर्ड एक्सीड कर भी दो, पर जो आप स्पार्क की वेबसाइट में टाइप करोगे वहाँ पे वर्ड एक्सीड आप कर नहीं सकते, वो अपने आप ही रुक जाएगा, आप टाइप नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। References. Provide appropriate references in Vancouver style from published journals, literature supporting the proposal research. It uses numbers in the text to refer to a numbered list of references at the end. Use superscript numbers or numbers in brackets. Reference includes author's title of the article, journal name, year, वॉल्यूम, पेज नंबर्स। अब रेफरेंसेस आपको कैसे देने हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आपने वो लाइन या वो फैक्ट कहाँ से लिया है, वो रेफरेंसिंग में चला जाएगा। जैसे कि हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, तो ये वाली लाइन आपने कौन सी संहिता से उठाई है, वो रेफरेंसिंग में चली जाएगी, ठीक है। आप कोई भी पैराग्राफ में एक लाइन आप कोई संहिता से या कहीं आप वेबसाइट से कोई जर्नल से उठा रहे हैं, तो उसको आपको नंबरिंग करके लास्ट में इस रेफरेंस सेक्शन में लिख देना है कि आपने ये कहाँ से लिया है, ठीक है। वैंकूवर स्टाइल में क्या होता है, आपको ऑथर्स का नेम, टाइटल आर्टिकल का, जर्नल का नेम, कौन सी ईयर में वो पब्लिश हुआ है, कौन सा वॉल्यूम और पेज नंबर, ये सारे इस ऑर्डर में लिखने को वैंकूवर स्टाइल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, मूर्ति KRS अष्टांग हृदय ऑफ वाग्भट, 9th एडिशन, वाराणसी, चौखंबा, ओरिएंटेलिया 2014। तो इसमें पहले ऑथर का नाम लिखा है, बुक का नाम लिखा है, कौन सी एडिशन है वो लिखा है, पब्लिकेशन का नेम लिखा है, और कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ है उसके बारे में लिखा है, ठीक है।
जब भी आप रेफरेंसिंग कर रहे हैं तो आप या सुपरस्क्रिप्ट में नंबर लिख सकते हैं या ब्रैकेट में नंबर लिख सकते हैं, जो वे में आप कंफर्टेबल है उधर उस वे में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जो रेफरेंसेस है वो सिर्फ 300 वर्ड्स के अंडर ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा लंबे रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। Exclusion. The main proposal या project document should not have any identifying information of the student or guide for unbiased review by reviewers. The following information should be removed from the Spark proposal before online submission. Name of the student, guide, address, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडीज़। जब आप प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हैं एम एस वर्ड में, जब आप टाइप करेंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम, गाइड का नेम या कोई ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कुछ भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका प्रपोज़ल डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम ऑफ प्रपोज़ल। अब हम बात करेंगे कि आपका जो प्रपोज़ल है उसकी मार्किंग स्कीम कैसी होगी, आपको किस बेसिस पे नंबर मिलेंगे। मार्किंग आउट ऑफ 70 होगा। एक्चुअल में आउट ऑफ 100 मार्क्स होता है। 30 मार्क्स आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के वैल्यूएशन के बेसिस पे आपको मिलता है और 70 मार्क्स आपके प्रपोज़ल के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? मेथडोलॉजी, नोवेल्टी, रेलेवेंस एंड फीसिबिलिटी। पहले हम देखेंगे मेथडोलॉजी। इसमें हाईएस्ट मार्क्स है, 50 मार्क्स मेथडोलॉजी में। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल्स एंड मेथड्स, पैरामीटर्स, फॉर्मेट्स, प्रोटोकॉल्स, डिज़ाइंस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ये सारी चीज़ें मेथडोलॉजी में है। मेथडोलॉजी सबसे मेन पार्ट है। आपको इसमें अच्छे से चीज़ें मेंशन करनी है कि आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किए हैं, किस तरह से आपने रिसर्च कंडक्ट आप करने वाले हो, ये सारी चीज़ें मेथड्स में आएंगी। अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आपको जो मेथडोलॉजी है वो इम्प्रूव करके देनी है। कोई पुरानी मेथड्स का यूज़ नहीं करना है। जो एडवांस हो चुकी है अभी, जो लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह के प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, आपको उसके बारे में मेंशन करना है। प्रोटोकॉल्स के बारे में लिखना है कि आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए या नहीं किए। जैसे कंसेंट फॉर्म लेना, या फिर जो हॉस्पिटल से आप पेशेंट लेने वाले हैं वहाँ का अप्रूवल लेना, एथिकल कमेटी का अप्रूवल लेना। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो किए या नहीं किए। आपके जो आउटकम्स है वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स मतलब कैसे है, उस टाइम पे आपको वो आउटकम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो आपने लिखे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह से आपको मेथडोलॉजी लिख के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपने लिख दी, वहाँ पे रिसर्चर्स जो एवेल्यूएट करने के लिए बैठे हैं वो काफ़ी हाई पोस्ट पे हैं, तो वो आप समझ जाएंगे कि आपने बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हैं जो अचीव नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए जो भी आप लिखेंगे बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखना। नोवेल्टी। नोवेल्टी में ये पता चलता है कि आपका जो आइडिया है कितना इनोवेटिव है, ओरिजिनलिटी कितनी है। आपका आइडिया जो है वो अपना होना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग गूगल या चैट जीपीटी का, जेमिनाई का यूज़ करके आइडियाज़ निकाल रहे हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके आइडियाज़ किसी और के साथ मैच कर जाए और वहाँ पे जो रिव्यूअर्स हैं उन्हें समझ आ जाएगा कि आपका जो आइडिया है वो ओरिजिनल नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपका जो आइडिया हो वो खुद का हो, खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ हो, ओरिजिनल हो, कहीं से कॉपीड ना हो। रेलेवेंस एंड फीसिबिलिटी ऑफ टेकिंग वर्क इन द करेंट सेटअप विद इन द टाइम लिमिट। जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है आयुर्वेदा की फील्ड में, ठीक है। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स पुट किए हैं या जो मेथडोलॉजी लिखी है वो उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो भी सकती है या नहीं, और जो आउटकम्स है वो डिज़ायरेबल आउटकम्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी चीज़ें फीसिबिलिटी में आती है। तो आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो 3 मंथ्स में कंप्लीट हो सके, इसी तरीके का आपको डिज़ाइन करना है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।